अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद सदर, रेडियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी और उसके साथ साथ उसकी डिफिनीशन टर्म्स वगैरह वो हम कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से होते हैं। और साथ साथ हम कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की थ्योरी और उसके प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। उसको रेडिएशन फ़िज़िक्स भी बोलते हैं या फ़िज़िक्स रेडिएशन निकला ही फ़िज़िक्स से है। तो इस वजह से अगर ये चीज़ें आप देखें तो ये आपने फ़िज़िक्स में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी भी होंगी। ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो। आप एक्सरेज पढ़ते हैं, आप रेडिएशंस पढ़ते हैं, तो आपको पता भी हो कि ये बनती कैसी है, कहाँ से बनती है, उसके हैज़र्ड्स क्या होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये बनी कहाँ से थी, उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं ये आप इंशाल्लाह इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो इससे पहले एक कोट है आपके लिए कि यूज़ यूर स्माइल टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट लेट वर्ल्ड चेंज यूर स्माइल। तो कोशिश करें कि आप अपने स्माइल से अपने आप में इतनी वो पैदा करें कि आप दुनिया को बदलें, ना कि दुनिया आपकी स्माइल को बदले, ना कि दुनिया आपको चेंज कर दे। आपने दुनिया को चेंज करना है। आप दुनिया में इसलिए आए कि आप दुनिया को आपने चेंज करना है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एटम क्या चीज़ है? सबसे पहले एटम क्या चीज़ है? एटम जो था ये जॉन डाल्टन ने उसने वो डिस्कवर किया था, और उसने एक एटॉमिक थ्योरी भी उसने 1807 में उसने वो भी प्रपोज की थी, बताई थी हम सबको कि एटम क्या चीज़ है, कौन सा वैलेंस शेल्स होते हैं वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है उस पर हमने बात करनी है। एटम्स आर फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, मैटर के लिए, एक मैटर के लिए, उसके लिए फंडामेंटल यूनिट कौन सी चीज़ है? एटम होता है। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम। मतलब क्या है कि इसका कि एक कोई भी चीज़ जो मैटर है, जो मैटर करती है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? बहुत सारे एटम ज़रूरी होते हैं। अगर एटम्स होंगे तो एक मैटर कंसिस्ट करेगा, तो ना वो मैटर ख़त्म हो जाएगा। तो जो जॉन डाल्टन है उसने एक थ्योरी प्रपोज की। उसने क्या बताया? उसने ये बताया कि एटम जो है एक फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इसके बारे में उसके बाद फिर उसने ये भी बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के एटम जो होंगे वो क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते होते हैं किस चीज़ को? मैटर को। ठीक है, तो एटम क्या चीज़ है? एटम एक स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एक पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट कंस्टिट्यूट ए केमिकल एलिमेंट। मतलब क्या है इस बात का कि यह एक जो एटम होता है वो किसी भी केमिकल या फिजिकल जो व्हाट्सएवर जो भी यूनिट होता है उसका क्या है? एक ऑर्डिनरी मैटर, एक ज़रूरी मैटर होता है उसके लिए। एवरी सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा इज कम्पोज ऑफ न्यूट्रल एंड आयोनाइज्ड एटम्स। यह बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हर एक चीज़, सॉलिड हो, हाँ वो लिक्विड हो, हाँ वो गैस हो, हाँ वो प्लाज्मा हो, व्हाटएवर जो भी चीज़ हो, वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? वो न्यूट्रल या आयोनाइज्ड एटम्स पे। न्यूट्रल जिस पे कोई वो नहीं होगा, कोई आयन नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। आयोनाइज्ड एटम कौन से होंगे? जिन पे चार्जेस होंगे। एटम जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, आपको इस तरह नज़र नहीं आते, और वो जो होते हैं 100 पिकोमीटर एक वैल्यू है, एक यूनिट है आपके लिए, जिसको मतलब हमने दिया गया है कि एटम उस पर आपको नज़र आ सकता है। तो एटम क्या चीज़ है? एक स्मॉलेस्ट, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट कंस्टिट्यूट ए केमिकल एलिमेंट। ठीक है, आपको क्या बता रहा है? ये एटम एक ऑर्डिनरी मैटर होता है, एक भी इस चीज़ का ऑर्डिनरी मैटर का एक यूनिट होता है। वो लिक्विड है, वो गैस हो, प्लाज्मा हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो अब एटम क्या चीज़ है? ठीक है, एटम तो ठीक है हमने पढ़ लिया। अब मैटर, मैटर इज़ एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ अ मास। अब आपको मैं यही बताया कि भाई जो एटम जो होता है ये मैटर के लिए यूनिट्स होते हैं। अब मैटर पे सवाल आता है कि भाई मैटर क्या चीज़ है? तो मैटर क्या चीज़ है? मैटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। वो कोई भी चीज़ हो तो उसको हम क्या बनेंगे कि वो चीज़ जो स्पेस रखती हो और मैटर और वज़न रखती हो, उसको क्या बोलते हैं? मैटर।
फिर ये वही बात कि ऑल मैटर्स ए मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, कि सारे जो मैटर्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, और एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए मैटर्स, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इस अगर एमसीक्यू आपके पास है कि यहाँ पे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं कि मैटर क्या चीज़ है, एटम क्या चीज़ है, और उसके बाद फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या चीज़ें होंगी? एटम्स। सॉर्ट ऑफ हाउ ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द हाउसेज। उसी तरह उन्होंने एग्जांपल दी है कि जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, एक हाउस को, एक घर को बनाने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक एटम मैटर को बनाने के लिए एटम्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों की समझ आनी चाहिए कि एटम क्या चीज़ है। एटम एक ऑर्डिनरी मैटर यूनिट होता है किस चीज़ का? मैटर का। और मैटर्स क्या चीज़ है? मैटर क्या चीज़ है आप यहाँ पे कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो स्पेस रखती हो और मास रखती हो उसको क्या बोलते हैं? मैटर। अब एटॉमिक थ्योरी क्या थी? जॉन डाल्टन ने जो पेश की थी 1776 या 1884 तक, उसने जो थ्योरी पेश की थी उसने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने क्या बताया था कि उसने ये बातें बताई थी कि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ एटम्स, ये जो भी मैटर्स होंगे वो एटम से मिलके बनेंगे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। ईच एलिमेंट है डिफरेंट एटम्स, ठीक है, हर एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे। एटम्स आर इंगेज इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको हम इंगेज भी कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम्स कैन ईदर या नीदर क्रिएटेड आर नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपको ये भी बता रहा है कि ना ये क्रिएट हो सकते हैं और ना ये डिस्ट्रॉयड हो सकते हैं। एटम्स आर इनडिवर्सिबल, ठीक है, इनको हम डाइवर्स नहीं कर सकते। तो उसने थ्योरी में क्या बातें बताई थी, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। तो एटम क्या चीज़ है? सारे जो मैटर्स होते हैं वो एटम से मिलके बनते हैं, उसके लिए आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं, और केमिकल रिएक्शन से हम उसको इंगेज कर सकते हैं, और ये ना क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और एटम जो होते हैं ये इनडाइवर्सिबल होते हैं। अच्छा जी, अब थॉमसन की मॉडल क्या था? थॉमसन ने एटम के बारे में क्या बताया था? उसने प्लम पुडिंग मॉडल पेश किया था। प्लम आप कैसे कहते हैं उसको कि इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जैसे आप तरबूज को काटते हैं तो उसके बीच में जिस तरह वो उसके अंदर जो उसके सीड्स होते हैं, तो उसी तरह उसने बताया था कि उसको बीज से काट के उसने इस तरह शो कर दिया था कि भाई ये जो इसके अंदर सीड्स है ये क्या चीज़ है? ये उसने बताया था कि एटम्स हैं। उसने इस तरह का एक प्रपोज दिया था, उसने एक सिर्फ एग्जांपल दी थी, वो आपको सामने एटम तो नहीं शो कर सकता, तो उसने इस तरह एक एग्जांपल दी थी। एटम्स वर मेड फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। उसने क्या बात की थी? एटम्स जो क्या होते हैं वो एक स्पेयर्स में होते हैं, एक सर्कल में होते हैं, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द होते हैं, लाइक राइजन इन अ पुडिंग, ठीक है। जिस तरह उसने यही बताया थी कि जो केक हम बनाते हैं तो उसमें हम अगर कुछ चीज़ें इस तरह डाल लेते हैं, ठीक है, अगर हम केक बनाते हैं उसमें हम कुछ चीज़ें डाल देते हैं, या इसकी एग्जांपल मैंने जिस तरह तरबूज की दी कि तरबूज में जैसे बाकी रेड रेड नज़र आते हैं लेकिन उसके जो सीड्स होते हैं वो ब्लैक नज़र आते हैं, तो उसने एग्जांपल उसकी ये दी थी। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या कह रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे वो मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, चेंज नहीं होंगे। सो द एटम एज अ बॉल इज इलेक्ट्रिकली स्टेबल। क्या बात बता रहे हैं कि एटम इलेक्ट्रिकली स्टेबल होंगे, एज अ बॉल स्टेबल होगा, उसमें उसके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो ये इलेक्ट्रिकली वो क्या होगा? स्टेबल होगा। अब आते हैं थॉमसन एक्सपेरिमेंट। उसने किस तरह ये बातें बताई थी कि भाई ये चीज़ें किस तरह होंगी, क्या बातें बताई थी उसने, और कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने है कि उसने इस तरह एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ये बातें बताई थी कि उसने एक किस्म का एक ट्यूब बनाया था। ट्यूब किस तरह बनाया था? इसने इस तरह एक ट्यूब बनाए थे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि यहाँ से कोई बैटरी अटैच कर दी थी, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है। उसने एक ट्यूब बनाया था और उसमें उसने क्या किया था? उसने एक साइड पे नेगेटिव चार्ज रख लिया था, दूसरे साइड पे पॉजिटिव चार्ज रख लिया। पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट मेक्स ए बीम अपेयर टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू दी पॉजिटिव एंड। उसने जब वहाँ से यहाँ पे बैटरी सोर्स अटैच कर दिया या वोल्टेज सोर्स अटैच कर दिया, तो ये लाइन नीचे लिखा हुआ है कि करंट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ।
तो उसने आपको ये बात बताई यहाँ पे कि उसने इस थ्योरी से यही प्रपोज किया था कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चार्ज हमेशा जाएगा। अब थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने दूसरी क्या बात की थी, उसने क्या किया कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसने ऐड कर दिया उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया कि पीसेस जो थे वो नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। उसने क्या किया, उसने उन जो पीसेस जा रहे थे या जो पॉइंट्स जा रहे थे, जो चीज़ें जा रहे थे, उसने उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें इंक्लूड किया तो उसने क्या किया कि वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। उसने पहले जब पीछे साइड में देखे तो उसने क्या किया था, इलेक्ट्रिक करंट जब उसने उसमें नहीं की थी, अटैच फिलहाल नहीं की थी, तो वो क्या कर रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ अटैच कर दिया तो उसके साथ क्या हुआ, जो नेगेटिव से चार्ज जा रहे थे वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे। तो उसने उसको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस तरह ईजाद हुए थे। इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको इस तरह ही दी थी कि उसकी एग्जांपल किस तरह की, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1897। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। किसने किया था, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या किया था, 1897 में उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। ही इमेज द एटम एज अ रेजन कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसने इस इमेज को भी शो किया, इलेक्ट्रॉन स्टक इन द केक और पॉजिटिवली चार्ज। उसने क्या बात की कि जिस तरह इसकी एग्जांपल आपको मैंने अभी इसकी एग्जांपल दी थी कि इसके अंदर जो सीड्स हैं उस क्या कहते हैं, वो स्टक हुए हैं। ठीक है, वो क्या हुए हैं, स्टक हुए हैं। जो बाकी रेड का जो सारा एरिया है उसने उसकी एग्जांपल दी थी कि ये जो छोटे छोटे सीड्स है ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी थ्योरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्यों नेगेटिव चार्ज पे हैं। ठीक है, उस पर क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, और जो कि बाकी हम आगे जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। अब आते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, मतलब ये किस तरह बने थे, किस तरह क्या स्टोरी हुई थी कि वो प्रोटॉन बने थे और किसने बनाए थे। एडविन गोस्टेन नोटेड स्टीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन कैथोड रेज इंक्रीजिंग। ये एक साइंटिस्ट था जिसको एडविन गोस्टेन, उसने क्या किया था, उसने नोटिस किया था कि कुछ आयंस जो थे वो कैथोड रेज में 1886 में उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है। उसने क्या किया कि पार्टिकल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन इन कैथोड रे। उसने क्या नोटिस किया, उसने ये नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैथोड रेज जो ट्यूब मैंने अभी आपको बताया इसकी बात कर रहे थे कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। उसने इसको क्या नाम दिया, कैनाल रेज, बिकॉज दे पास थ्रू होल्स। ठीक है, उसने क्या बात बताई कि ये होल्स की तरफ जा रहे हैं। चैनल्स आर ड्रिल्ड थ्रू दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। उसने क्या बात बताई कि यहाँ पे कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे सारी चीज़ें, बिकॉज दे पास थ्रू होल्स चैनल्स आर कैन ड्रिल्ड टू दी नेगेटिव चार्ज। इसने इसीलिए उसको प्रोटॉन को इसलिए नेगेटिव चार्ज कर दिया कि वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, इसलिए उसने इसको इस नाम से दिया। अब आते हैं हमारे पास के न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी और किसने की थी। ये सारी तारीखें आपने याद करनी है, और साथ साथ इसके ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये किसने किए थे और ये एमसीक्यूज़ आए भी थे। 1932 में, ठीक है, चार्डविक एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था कि एक दूसरा एक सब एटॉमिक पार्टिकल उसने वो किया था कि विच हैड नो चार्ज इन ए मास नियरली इक्वल टू दी दैट प्रोटॉन। उसने क्या किया था, चार्डविक ने ये डिस्कवर किया था 1932 में। उसने ये डिस्कवर किया कि एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल उसने डिस्कवर किया जिस पे चार्ज नहीं था और वो प्रोटॉन के बिल्कुल इक्वल था। ठीक है, इट वॉज इवेंचुअली नेम न्यूट्रॉन। उसने बस उसको क्या नाम दिया कि न्यूट्रल से उसने क्या नाम दिया उसको, न्यूट्रॉन, कि ना उस पर चार्ज है, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका जो वज़न है वो प्रोटॉन के बराबर ही है, तो उसने उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये हर एटम के बिल्कुल न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन में यही नहीं, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब में न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, एटम के बिल्कुल न्यूक्लियस में। इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एन से ये डिनोट होता है, मतलब शो किससे होता है, एन से। द मास ऑफ एन एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अगर हम किसी एटम की मास को जानने के लिए हम कोशिश करते तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स
और न्यूट्रॉन्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं उस न्यूक्लियस में, तो उसको देखते हैं कि उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, तो वो फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने उसकी मास कितनी होगी। क्या बात बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि एटम की मास को देखने के लिए हम उसकी सम को देखने के लिए, मास की सम को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में जो मौजूद होते हैं उसको हम सम करते हैं, तो उससे हमें क्या आता है, एटम की मास नंबर और एटम का मास नंबर आते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की बात मैंने क्या की कि चार्डविक था, उसने 1932 में एक सब अटामिक एक पार्टिकल उसने डिस्कवर किया। उसमें उसने ये बताया कि उस पर कोई चार्ज नहीं है और उसका मास जो है तो प्रोटॉन के लगभग उसके करीब ही है, उसके बराबर है। उसने इवेंचुअली उसको, क्योंकि इस पर ना कुछ पार्टिकल था या उस पर कोई चार्ज वगैरह नहीं था, तो उसने उसको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के बिल्कुल मिड में, जिसको न्यूट्रॉन जो होते हैं एटम के बिल्कुल न्यूक्लियस में होते हैं, हाइड्रोजन में नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। अच्छा, फिर क्या क्या कहते हैं कि न्यूट्रॉन जो है एन से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर एन आपको सामने आए तो उसको न्यूट्रॉन बोलेंगे आप, ये एन से न्यूट्रॉन है। एक एटम की मास को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के उसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे उसके सम को हम करते हैं, तो उससे हमें उस एटम का मास नज़र आ जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एटम के सब पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के सब पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब आते हैं हम अपने एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। उसके बीच सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ द एटम, एटम के बिल्कुल सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। होम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस क्या चीज़ है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का घर होता है, वहाँ पे सारे होते हैं। हैज़ पॉजिटिवली चार्ज, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे। अब प्रोटॉन की बात करते हैं कि प्रोटॉन पी से डिनोट होता है, पी से शो होता है, उसका मास जो होता है 1 को यूनिट होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसको पी से अगर आप करें तो पी से आपने याद करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये क्या चीज़ शो करेगा, ये आपको डिटरमाइन करेगा एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक इसमें कितने एटम्स हैं या कितने, वो आपको क्या शो करेगा, एटॉमिक नंबर। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो प्रोटॉन कहाँ पे होता है, पी से डिनोट होता है, उसका मास यूनिट 1 आई हुआ है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन करता है और ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब आते हैं उस पे, उसके स्ट्रक्चर पे कि एटम का स्ट्रक्चर, तो ठीक है हमने सारी बात बताई। अब एन से डिनोट करेंगे न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। अभी मैंने उसकी डिस्कवरी आपको बताई थी जो इससे पिछले स्लाइड्स में, तो उसमें क्या बताया कि एन पे या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, उसका मास भी प्रोटॉन के मुताबिक बराबर ही होगा 1u, और जो कि और ये भी न्यूक्लियस के बीच ही होगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में चेंज किया है कि उस पर कौन सा चार्ज था, आपको अगर ये पता हो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पी से डिनोट करें। और एन से न्यूट्रल से, न्यूट्रॉन से न्यूट्रल, न्यू से न्यूट्रल तो मीन्स नो चार्ज, और मास दोनों के सेम है और दोनों जो है न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो इसमें दो चीज़ें सेम हैं और एक चीज़ अगर मुख्तलिफ है एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब ये नहीं है पी और एन से याद रखें, पी से पॉजिटिव, एन से न्यूट्रल, तो ये आपके लिए आसान होगा। मास दोनों का सेम है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसको न्यूट्रल, नो चार्ज, और पॉजिटिव और प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए उसको प्रोटॉन। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन इन दोनों से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है, इसको आप इस तरह, इसका एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, रदरफोर्ड मॉडल ने भी इसको एग्जांपल दी है, बोहर मॉडल ने भी इसके मतलब बहुत डिटेल में उसने बातें की हैं उसके बारे में। आपको इन दोनों से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से किस तरह मुख्तलिफ है, इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, जबकि पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज था और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज था। मुख्तलिफ हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। वो दोनों जो थे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर थे, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, बिल्कुल आउटसाइड दी न्यूक्लियस। रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस, उसने यही बात रदरफोर्ड हमें किसने ने बताया था कि भाई ये बाहर होते हैं। तो हमें एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने हमें यह बताई थी कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। अब आते हैं बोहर मॉडल पे।
बोहर मॉडल हमें क्या बताता है? बोहर मॉडल हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन आर इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल कॉल्ड शेल। इलेक्ट्रॉन्स की अपनी कुछ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? शेल्स। शेल्स किसे बोलते हैं? बोहर मॉडल ने हमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के अपने स्पेसिफिक शेल्स होंगे, अपने एनर्जी लेवल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? शेल्स। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। एटम के अंदर क्या चीज़ें होंगी? न्यूक्लियस, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द एटम होगा। उसके बाद में आपको बताया कि इसके अंदर दो चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भी हमने डिस्कस की कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और साथ साथ आपको मैंने ये भी बताया उससे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो न्यूट्रॉन हमारे उस पर नो चार्ज, नो स्पेसिफिक एनर्जी। और उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ आपको मैंने ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज़ फाउंड इन आउटसाइड द न्यूक्लियस। और इसको एग्ज़ाम्पल किसने बताया था, किसने हमें ये बातें बताई थी कि ये कहाँ पे होगा? तो ये रदरफोर्ड मॉडल, उसने हमें ये बातें बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो होगा ये न्यूक्लियस के अराउंड होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? न्यूक्लियस के अराउंड होंगे, इसलिए बाहर थे इसके, उसने हमें ये बताया था। फिर बोहर मॉडल ने हमें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? शेल्स। तो ये चीज़ें आपने याद करनी हैं। अब हम हाउ पी एंड ई रिलेटेड। नो प्रोटॉन्स, नो इलेक्ट्रॉन्स। नो प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन करेगा? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो मास कर शो करेगा। आपको मैंने अभी बताया ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके साथ जो आपको ब्लू कलर के वो नज़र आ रहा है ये प्रोटॉन्स हैं, और न्यूट्रॉन्स कौन से हैं? जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहा है। ये कहाँ पे मुश्तमिल है? ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द पॉइंट पे है। अब आते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये कौन कौन से हैं? ये जो आपके इस शेल्स में मौजूद हैं, जिसको हमने शेल्स का नाम दिया। इसका शेल्स का नाम इस वजह से कि इसके अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, इस वजह से। अब पी एंड ई से हमें क्या शो करेगा? प्रोटॉन से हमें क्या शो होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेगा। अगर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर शो करेगा। मास नंबर कौन शो करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो क्या शो करेगा? मास नंबर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसका क्या मतलब होगा? मास नंबर से माइनस एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर से आप मास नंबर माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। अब आते हैं एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर से हमें क्या शो होता है या हमें क्या पता चलता है, इससे हमें क्या डिनोट होता है, ये सारी चीज़ें। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन in an atom is referred to as atomic number. A number of protons in atom is referred to atomic number. Atomic number हमें क्या शो करेगा कि एक एटम में कितने प्रोटॉन्स मुश्तमिल है, कितने प्रोटॉन उसमें हैं, तो हमें क्या शो करेगा? एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाई लेटर Z। Z से हमें एटॉमिक नंबर क्या शो करेगा? Z से हमें ये शो होगा। एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पॉसेस। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें कितने पास हो रहे हैं या इतने कितने पॉजिस हो रहे हैं, उसको आप डिफ़ाइन करेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1। हाइड्रोजन की हमने एग्जांपल दी कि उसकी एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1। तो उससे हमें क्या शो होगा कि कितने उसमें प्रोटॉन्स हैं? 1। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये बात कहाँ पे की थी? ये बात मैंने इस यहाँ से की है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज़ रेफर टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने कहाँ से शो किया? हाइड्रोजन का, यहाँ से कि उसमें कितने न्यूट्रॉन हैं? 1। अब आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या चीज़ है? द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन इट इज न्यूक्लियस। द मास ऑफ एन एटम पार्टिकल ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। क्या बात की है यहाँ पे मैंने कि मास ऑफ एन एटम पार्टिकल ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। Therefore, mass number of an atom is the sum of neutrons and protons present in the nucleus of the atom. ठीक है, मास नंबर हमें कैसे पता चलेगा? मास नंबर हमें इस तरह पता चलेगा कि एक एटम के अंदर जितने न्यूट्रॉन्स और जितने प्रोटॉन्स हैं उनको हम सम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मास नंबर इसका क्या है। अब हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? 1U। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है? 1U। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कितने, उसका मास नंबर कितना है? 1। क्यों मास नंबर क्यों इतना क्यों है? क्योंकि उसमें क्या चीज़ होगा? उसमें
या फिर न्यूट्रॉन एक है या प्रोटॉन एक है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन, हाइड्रोजन में प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से हम क्या शो करेंगे कि हाइड्रोजन का मास नंबर 1 2 है। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। उसी एलिमेंट्स के सेम एटम्स होते हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, विच हैव डिफरेंट मास नंबर्स बट हैव सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर बट हैव सेम एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन इसका मास नंबर चेंज होगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर चेंज। अब आइसोटोप्स, अगर आपको मैं ये बताऊं कि आइसोटोप्स कहाँ पे, सर आपने तो आइसोटोप्स ठीक है, आपने हमें तो बताई कि ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होते हैं लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होते हैं, ठीक है। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो लेकिन इसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज चेंज, वो क्यों होते हैं और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो रेडियोलॉजी में हम इसको आइसोटोप को किस तरह यूज़ करते हैं। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज्ड टू फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो न्यूक्लियर्स वो होते हैं, हमारे पास रिएक्टर्स होते हैं, इसमें यूरेनियम के जो आइसोटोप्स होते हैं वो हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। इसी तरह कोबाल्ट की जो आइसोटोप्स होते हैं वो हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कैंसर की ट्रीटमेंट में हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आपने तो पता है कि आपने रेडिएशन यूज़ करते हैं, लेकिन किस चीज़ के रेडिएशन यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोबाल्ट के जो आइसोटोप्स होते हैं एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अब आपके लिए दूसरी चीज़, फिर रेडियोलॉजी में ये दोनों, दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, थर्ड इंपॉर्टेंट बहुत गोइटर में आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं, आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। किस चीज़ का, आयोडीन का आइसोटोप यूज़ करते हैं गोइटर के और ट्रीटमेंट के लिए। तो ये रेडियोलॉजिकल चीज़ें के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी और इसके प्रॉपर्टीज़। कंसेप्ट क्या है, एनर्जी क्या चीज़ है, इट इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या चीज़ है कि कोई भी काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। ड्यूरिंग वर्क एनर्जी इज ट्रांसफर फ्राम वन बॉडी टू अनदर, फ्राम वन प्लेस टू अनदर। क्या बात करें कि जब हम काम करते हैं तो इसमें एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, एक जगह से दूसरी जगह। देयर आर 3 वेज इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। 3 तरीक़ों से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। किन तरीक़ों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जो थर्ड नंबर है ये आपके लिए है, कंडक्शन। इट इज़ अकर व्हेन ए बॉडी कोलाइड विद ईच अदर। जब दो चीज़ें एक दूसरे से कोलिजन करें, एक दूसरे से रगड़ खाए, तो उससे क्या कंडक्शन पैदा होती है, ठीक है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, मूवमेंट करती है। कन्वेक्शन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्राम वन प्लेस टू अनदर बाय फिजिकली मूविंग द बॉडीज़। क्या बात कर रहे हैं कि कन्वेक्शन में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह हो रही है लेकिन बॉडीज़ को भी फिजिकली मूव कर रही है। अब रेडिएशन क्या चीज़ है, it is the only form of energy transfer that take place in a vacuum such as a region between the sun and the earth। रेडिएशन की एग्जांपल आपको ये बताइए कि इसकी एग्जांपल आपको बताइए कि एक सूरज से जब लाइट आती है, ठीक है, तो ज़मीन तक, तो इसके बीच में जो वैक्यूम है, इसके बीच में जो गैप है, उसको उसने ये बात बताई कि एक एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है। तो 3 तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और 3 तरीक़ों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। डिफिनीशन, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन की डिफिनीशन क्या होगी, इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इमिटेड एंड एब्जॉर्ब बाय द चार्ज पार्टिकल विद एग्जिबिट्स वेव लाइक बिहेवियर। इसने क्या बात की है कि EMR या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन क्या चीज़ है, एक थ्योरी उसने क्या बात बताई कि नंबर सेकंड जो है उसने ये बात आपको बताई कि एनर्जी जो इमिट होती है, किसी से निकलती है और या एब्जॉर्ब होती है चार्ज पार्टिकल्स में, तो वो वेव लाइक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो जो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 3 × 10 मिली पर सेकंड उसकी एनर्जी होगी, ठीक है। अब रेडिएशन क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन is propagation that space is interaction and other may explain by using wave model and particle model। 2 तरह के मॉडल्स हैं, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पता हो कि आप अगर एक्सरे यूज़ करते हैं, आप अगर अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, तो उससे जो एनर्जीज प्रोड्यूस होती है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए चीज़ें आप पढ़ रहे हैं।
तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोडक्शन होती है उसकी, वेव्स के फॉर्म में प्रोडक्शन उसकी होती है, ठीक है, या पार्टिकल के फॉर्म में। तो आपको इसमें यहाँ पे ये बताया है। यहाँ इसकी एग्जांपल आपको मैं ये बताऊँ कि इसमें जैसे कि दो तरीके होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों वेव फॉर्म के उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसके क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों मूवमेंट कर रहे हैं किस चीज़ में, वेव लेंथ की शक्ल में। इसके लिए हम पैरामीटर्स हैं जो आपके लिए इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर डीप जाने की ज़रूरत से नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एम्पलीट्यूड्स क्या है, दैट इज़ हाउ हाई द वेव। एम्पलीट्यूड्स हम किसे कहेंगे कि वेव कितना हाई है। वेव लेंथ किसे कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जहाँ से ये क्या हुआ, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ वेव और जहाँ पे ख़त्म हुआ उसको वेव लेंथ बोलते हैं। फ्रिक्वेंसी किसे बोलते हैं कि उस वेव ने कितने सर्कल पास किए एक फ़िक्स पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्वेंसी। अब इस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन के फिज़िकल या जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन से होंगे, तो उसके इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन जो होंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये ट्रैवल करता है एम्प्टी स्पेस में, ठीक है। और दूसरी बात इसके ये है कि साउंड वेव इसके एग्जांपल है जो कि गैस में ट्रैवल करता है। इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी लाइट से, और इसकी स्पीड जो आप ये वैल्यू 2.997924 एंड 10 पावर 8 मीटर माइनस पर पावर सेकंड, उसने आपको ये एक वैल्यू दी है। वेवलेंथ इसकी कितनी होगी, वेवलेंथ आर मेजर बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इधर क्रस्ट एंड टॉप। ये तो इसने ऐसे ही आपको बताया था कि पिछले उसमें मैंने बताई। अब अगर हम ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन, अब आपको समझ आ जाएगी कि आप जब एक्सरे करते हैं, जो एक्सरे के जो लाइट्स आते हैं, जो आप एक्सरे करवाते हैं, ये आपको क्या शो कर रहा है, आपको यहाँ पे इसमें आपको ये बता रहा है कि जब ये किसी सरफेस को हिट करता है तो क्या होता है। तो आपके सामने जो एक्सरे मशीन होती है वो क्या कहते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स आर एब्जॉर्ब सम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय मटेरियल यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी या द मटेरियल। उसने क्या बात बताई कि जब ये किसी सरफेस से टच होता है तो वो वहाँ की जो टेम्परेचर होता है वो क्या कर देता है, हाई कर देता है, जिसमें एक्सरे में हमें सामने नज़र आ रहा है। अब ये सारे के सारे जो टॉपिक थे आज के हमारे, ये फ़िज़िक्स, इसको रेडिएशन फ़िज़िक्स बोलते हैं, मुश्किल नहीं है। इसमें से आपने एमसीक्यूज़ ज़रूर तैयार करने, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे छोटे छोटे डिफिनीशंस है, और ये मेन डिफिनीशन है। अगर आपको यहाँ से आइडिया हो जाए तो इंशाल्लाह आपको रेडियोलॉजी, जब आप कोई किसी जगह पे काम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ रही कि कौन से रेडिएशन है, इसके हैज़र्ड्स कौन से हैं, ये सारे के सारे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो वेव थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, उस पर हमारी बात होगी। उसमें वेव थ्योरी तो खैर हमारी इसमें डिस्कस होगी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन उस पर हम बात करेंगे, और विजिबल लाइट्स या फ्लोरोसेंस उस पर भी हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इस लेक्चर की आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही, आप कहते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, तो आप मुझे उस पर ईमेल करें, इंशाल्लाह आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए और कोशिश करें कि हर एक लेक्चर के 10-10 MCQs, 12-12, 15-15, 20-20 MCQs बनाएं। लेक्चर सुनते सुनते आप MCQs बनाएं। MCQs बना के अपने पास रखिए। वो आपके पास पावर बैंक भी होगा। पावर बैंक का मतलब ये है कि आपके पास MCQs बैंक होगा। जब आप इंशाल्लाह पेपर देने बैठेंगे तो आपके पास अच्छे खासे MCQs होंगे, और जब आप अपने हाथ से तैयार करेंगे तो आपके लिए आसानी भी होगी उसमें। थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।